दोस्तों चतुर्थ खंड का ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड चतुर्थ खंड का अखंड मैराथन वीडियो मैं लेके आपके सामने आया हूँ। इसके पहले दोस्तों हमने प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड इन सभी का मैंने मैराथन वीडियो कंप्लीट करा दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के और एक बार देख सकते हैं। और यदि आपको पिछली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन में, लिखा हुआ है बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से इंटरैक्ट करते हैं। ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसका मतलब होता है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो ये है दोस्तों बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ आगे के क्वेश्चन जिसमें जो ज़्यादा टफ वर्ड यूज हुए हैं क्वेश्चन में, उन सबको मैं दोस्तों एक्सप्लोर भी किया हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन हैं और जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको चतुर्थ खंड से टोटल 45 नंबर प्राप्त करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा विकास के संदर्भ में क्रिटिकल पीरियड क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो इसी लेवल से पूछेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 से 5 वर्ष तक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या एरिक्सन? तो इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है सेल्फ इस्टीम का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, तो ये किस अवस्था में सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों में सोशल रिफरेंसिंग किस उम्र में शुरू होता है? तो ये जो सोशल रिफरेंसिंग है ये शुरू होता है 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एड्स का उपयोग बाल विकास में किस उद्देश्य से किया जाता है? तो दोस्तों जो टीचिंग एड्स का उपयोग है ये किया जाता है बच्चों की समझ को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों टीचिंग एड्स से मतलब वो बीमारी वाला एड्स मतलब समझिएगा, यहाँ एड्स का मतलब एडवर्टाइजमेंट से है, विज्ञापन से है। जो टीचिंग एडवर्टाइजमेंट है तो उसका उपयोग बाल विकास में किस उद्देश्य से किया जाता है? बच्चों की समझ को सरल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि जो महिला सुपरवाइज़र का पेपर है तो अभी जो 2 दिन पेपर हुआ है 7 और 8 तारीख को, ये तो उनके लिए था जो पहले से कार्यरत हैं महिला बाल विकास में। लेकिन जो सुपरवाइज़र का फ्रेश पेपर आएगा उस पेपर का जो लेवल है उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे चतुर्थ खंड से, ठीक है। तो आप इन वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, जहाँ पे आपको डाउट हो किसी भी आंसर में तो आप हमको कमेंट तुरंत करिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि डाउट है और या कि अगर आप पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं,
क्योंकि सभी ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ राइट आंसर पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, बच्चों में एम्पैथी का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? जो सहानुभूति का विकास है तो किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में प्ले का महत्व क्या है, खेल का महत्व क्या है? तो उपरोक्त सभी है, शारीरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास के लिए भी और सामाजिक विकास के लिए भी। नेक्स्ट है, बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी मतलब वियोजन चिंता किस उम्र में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है दोस्तों 6 से 8 महीने के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में टेम्परामेंट मतलब मनोवृत्ति किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है दोनों से, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से। नेक्स्ट है, बच्चों में मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है दोस्तों परिवार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं, परिवार। नेक्स्ट, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच का विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है दोस्तों किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? मतलब जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स मतलब सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास किस उम्र में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है दोस्तों 6 महीने में। अब आप यहाँ फाइन मोटर स्किल होता क्या है इसको समझ लीजिए कि फाइन मोटर स्किल्स वे क्षमताएं हैं जिनमें छोटे मांसपेशी समूहों विशेष रूप से हाथ और उंगलियां का समन्वय शामिल होता है। ये कौशल लिखने, पढ़ने, बटन लगाने, कागज़ काटने, चम्मच पकड़ने, जूते के फीते बांधने जैसी गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। जहाँ भी आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में ग्रास मोटर स्किल्स का विकास किस उम्र में शुरू होता है? तो ये होता है दोस्तों शैशवावस्था में। अब देखिए, अभी फाइन मोटर स्किल्स आप देखें, अब यहाँ पे देख लीजिए ग्रास मोटर स्किल्स क्या होता है कि ग्रास मोटर स्किल्स वे शारीरिक क्षमताएं हैं जो बड़े मांसपेशी जैसे हाथ, पैर, धड़ के समन्वय और संतुलन से संबंधित होते हैं। ये कौशल चलने, दौड़ने, कूदने, चढ़ने, संतुलन बनाए रखने जैसी गतिविधियों में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जहाँ भी ऐसे शब्द आए हैं उन सबको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कुछ दिक्कत है, आपको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि अभी आगामी जो परीक्षा आने वाली है उन सब की तैयारी भी मैं अपने इसी चैनल में कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन मतलब आत्मनियंत्रण का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है शैशवावस्था में। अब सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। आपके लिए हम लिख दिए हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख के और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों में सोशल स्किल्स का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? मतलब जो सामाजिक कौशल है तो किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है दोस्तों शैशवावस्था में। और सामाजिक कौशल क्या है इसको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिए, क्योंकि अब पूरा इसको एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में अटैचमेंट का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है दोस्तों शैशवावस्था में। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है, कैसा लेवल है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने उसी लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आएंगे एग्ज़ाम में।
अगर आपको और हाई लेवल का क्वेश्चन चाहिए या कि ये लेवल कैसा है, इसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है दोस्तों पोषण। अगर पोषण ही नहीं मिला ठीक से तो शारीरिक विकास कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो ये इसका प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है परिवार। बच्चे जो सीखते हैं ना भाषा, वो उसका प्रमुख कारक क्या है? परिवार है। जिस प्रकार से परिवार में वातावरण रहेगा उसी प्रकार से बच्चे लैंग्वेज सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब संवेदी एकीकरण का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। अब सेंसरी इंटीग्रेशन यानी संवेदी एकीकरण क्या होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिए। और हाँ, हो सके तो आप साथ में नोट भी करते चलिएगा अपने कॉपी में, तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। नेक्स्ट है, बच्चों में एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कार्यकारी कार्य का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था में। और ये हमने इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन मस्तिष्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति को योजनाएं बनाने, ध्यान केंद्रित करने, याददाश्त को नियंत्रित करने और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करती हैं। यह 3 मुख्य क्षमताओं से जुड़ा होता है। कौन कौन सा? कार्यशील स्मृति, अनुभावी की लचीलापन और नियंत्रण और आत्मनियंत्रण। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कंप्लीट वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, बच्चों में सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों बांडुरा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में प्ले थेरेपी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो भावनात्मक समस्याओं को लेकर है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हमसे बाय मिस्टेक यहाँ पे शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए दे दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो भावनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पे जो बी है हमसे बाय मिस्टेक में आ गया है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट है, बच्चों में सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था में। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट, बच्चों में एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। और यहाँ पे इसका एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स का अर्थ है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताएं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन हमने किया है, इसको आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा, है ना। नेक्स्ट, बच्चों में एडाप्टिव बिहेवियर मतलब अनुकूली व्यवहार का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है शैशवावस्था में। और ये एडाप्टिव बिहेवियर क्या होता है इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो व्याख्या हमने किया है। नेक्स्ट है, बच्चों में सेल्फ एफिकेसी का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये होता है पूर्व बाल्यावस्था में। और इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक, कि सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में मेटा कॉग्निशन का विकास किस अवस्था में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है बाल्यावस्था में। मेटा कॉग्निशन क्या है? मतलब सोचने के बारे में सोचना, यह मेटा संज्ञान का मूल अर्थ है। इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि वे कैसे सीखते हैं, वे क्या जानते हैं और वे अपनी सोच को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मेटा कॉग्निशन का मतलब है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या है? तो ये है दोस्तों सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो लेवल है क्वेश्चन का, तो इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, जो शब्द कठिन कठिन है और बाकी को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार ईड क्या है? ईड, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की आदिम इच्छाएं और आवेग। ठीक है, ईड को यहाँ हमने परिभाषित किया है, आप ईड को देख सकते हैं कि ईड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे बांडुरा के सामाजिक अधिगम के अनुसार, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसने प्रतिपादित किया है बांडुरा ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अवलोकनात्मक अधिगम है, तो यहाँ हमने उसको एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर कंटिन्यू देखिए। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार एनिमिज्म मतलब चेतनावाद किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लोर किया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कन्वेंशनल लेवल क्या है? तो ये है सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करना। ठीक है, सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करना, ऑप्शन नंबर डी। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो क्या है? अभी आपने ईड पढ़ा, अब यहाँ पे सुपर ईगो। तो फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो क्या है? तो ये है व्यक्ति का नैतिक पक्ष। व्यक्ति का जो नैतिक पक्ष है उसी को सुपर ईगो कहते हैं। यहाँ पे हमने व्याख्या भी किया है कि सिगमंड फ्रायड ने के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सही और गलत के बीच अंतर करने में सहायता करता है और नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। सुपर ईगो और ईड के साथ मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? तो ये है दोस्तों बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है, और इसकी व्याख्या हमने कंप्लीट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार रिवर्सिबिलिटी मतलब प्रतिवर्तनीयता किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल्यावस्था से। और यहाँ पे दोस्तों इतने मेहनत करने के बाद हमने आपके लिए इतना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इस लेवल के क्वेश्चन हम लाए हैं, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और अगर आप मान लीजिए कि इस टोटल 150 में से अगर आप 100+ नंबर लाते हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है ना। आप फिर चतुर्थ खंड से 45 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर उससे कम आता है दोस्तों तो फिर उसमें आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है? तो ये है दंड और पुरस्कार से प्रेरित व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। और इसका एक्सप्लेनेशन बगल में दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार सेंट्रेशन किस अवस्था में पाया जाता है, मतलब केंद्रीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है फॉलिक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच ये क्या है, मतलब निजी भाषण क्या है, इसका मतलब है कि बच्चों का स्वयं से बात करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है वो क्या है, मानसिक संरचना या पैटर्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन किस अवस्था से संबंधित है, तो ये संबंधित है युवावस्था से। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमने पूरा चार्ट आपको बना के दे दिया है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरण होते हैं, और 8 चरण में ये आपका जो चरण है तो 6वां चरण है युवावस्था। ठीक है, युवावस्था में क्या है, इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, इसका सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम दोनों दिया है। ठीक, बाकी अगर आप टोटल 8 को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार लेटेंसी पीरियड किस अवस्था में पाया जाता है, ये पाया जाता है जननांग अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शन पढ़कर और करेक्ट आंसर देना चाहते हैं तो पहले आप वीडियो पॉज करके और उनका पहले राइट आंसर दीजिएगा, इसके बाद फिर देखिए कि उनका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और लेटेंसी पीरियड को यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडूरा के अनुसार बोबोडाल एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध करता है, तो ये सिद्ध करता है अवलोकनात्मक अधिगम। बोबोडाल प्रयोग क्या था, इसका परिणाम क्या निकला, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट हमने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि बोबोडाल प्रयोग क्या था। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगी समझने में तो बताइएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन क्या है, तो ये है नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में समायोजित करना, एसिमिलेशन का अर्थ है पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन किस अवस्था से संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रौढ़ावस्था से। ठीक है, अब जनरेटिविटी क्या है और स्टैग्नेशन क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इनको भी परिभाषित किया है, आप पढ़ लीजिए कि क्या है ये दोनों। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा में किंडरगार्टन शब्द किसने गढ़ा, तो इस किसने गढ़ा है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर बी। जो किंडरगार्टन शब्द है शाला पूर्व शिक्षा का, है ना, तो ये शब्द किसने प्रतिपादित किया है, फ्रेडरिक फ्रोबेल नाम के मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है ब्लॉक खेल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्थानिक और समस्या समाधान कौशल का विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माता पिता की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये है सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट शिक्षक बच्चा अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए है शिक्षक बच्चा अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा में खेल आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका है रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शाला पूर्व शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख संकेतक है, तो ये है बच्चा पहेलियों को हल करने में रुचि ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ZPD की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, तो ये दी थी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शाला पूर्व शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति नहीं है, तो ये है सीधा व्याख्यान। अब देखिए शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण पद्धति है वो खेल आधारित शिक्षण हो सकती है, अनुकरण मतलब इमिटेशन है, खोज आधारित शिक्षण है, लेकिन सीधे व्याख्यान अगर आप करने लगेंगे तो वो सही नहीं है, वो पद्धति नहीं है शाला पूर्व शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है
बच्चों में प्रारंभिक भाषा विकास के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है बहुसंवेदी शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लग रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं। और अगर आप करेक्ट आंसर देखने से पहले ही आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पहले उनका आंसर दीजिएगा, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी किया है अच्छे से तो ठीक है। और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस लेवल के क्वेश्चन आपको और किसी भी चैनल में मिला है या नहीं मिला है ना। क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं पूरे यूनिक क्वेश्चन लाए हैं, तो यहाँ पे आप की तैयारी का लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में मॉन्टेसरी मेथड की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है बच्चों को स्वनिर्देशन के अवसर देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बाल विकास की सामाजिक भावनात्मक बुद्धि को प्रभावित करता है? तो ये करता है पारिवारिक वातावरण और सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं? तो ये सीखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, ये जो बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अवलोकन के माध्यम से, तो इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में मनोसामाजिक विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी एरिक एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्ले वे मेथड के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन प्रदान करना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, भाषा कौशल और कल्पना शक्ति विकसित करना, या बच्चों को लंबे समय तक शांत रखना? दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप किस में टिक करेंगे? आप हमको कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो, नहीं पता है तो इसका या राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ होगा भाषा कौशल और कल्पना शक्ति विकसित करना, जो कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्र शाला पूर्व शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है क्रियान्वयन आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हेड स्टार्ट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, होल लैंग्वेज अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भाषा को एकीकृत रूप से सीखने पर बल देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में रिकल विधि किस देश से संबंधित है? जर्मनी, इटली, अमेरिका या फ्रांस? तो ये संबंधित है दोस्तों इटली से। ठीक है, इटली से संबंधित है। अब किस तरह से संबंधित है यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लोर किया है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शाला पूर्व शिक्षा में स्वायत्त अधिगम को बढ़ावा देने में सहायक है? जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, तो कौन सा अधिगम सब बढ़ावा देने में सहायक है? तो ये है खोज आधारित गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम के नज़रिए से हमने 100% यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं और आप इनको कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं है, टोटल 150 क्वेश्चन ही है। 150 में से 45 नंबर आपको गेन करने हैं, 45 नंबर चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, क्वेश्चन आपको किसी तरह से एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए मुक्त, सुरक्षित और अन्वेषणात्मक वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण संसाधन है?
तो ये है डिजिटल और इंटरैक्टिव सामग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि खोजपूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ये करती है दोस्तों समस्या आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संवहनीय अधिगम मतलब ट्रांसफ़र टू लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? तो ये होगा स्कूल में सीखी गई अवधारणाओं का दैनिक जीवन में उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निर्माणवादी अधिगम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य है विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी और स्वयं के अनुभव से सीखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है जब बच्चे व्यावहारिक अनुभव से सीखते हैं? तो ये है प्रायोगिक शिक्षण, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्गीकृत अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सक्रिय अधिगम मतलब एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो ये है छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सहयोगी अधिगम मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम के मुख्य रूप से क्या किया जाता है? जो सहयोगी अधिगम है इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? ये छात्र समूहों में मिलकर समस्या हल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये होती है समस्या समाधान और तर्कशीलता का विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत बिहेवियरिज्म से संबंधित है? तो ये है उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फ्लिप्ड क्लासरूम अधिगम विधि में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों छात्र घर पर वीडियो लेक्चर देखते हैं और कक्षा में व्यवहारिक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि विभिन्न क्षमताओं वाले सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण योजना किसके लिए बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में UDL यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकसित करना। नेक्स्ट है, बच्चों में पूर्व गणितीय संकल्पनाओं के विकास का पहला चरण कौन सा होता है? तो ये होता है स्थानिक जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, से अधिक और से कम की अवधारणा बच्चे को किस उम्र में विकसित करनी शुरू कर देनी चाहिए? तो 2 से 3 वर्ष के बीच में, 2 से 3 वर्ष के बीच में से अधिक और से कम की अवधारणा बच्चे को शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिशु किस संकल्पना को सबसे पहले सीखते हैं? तो ये सीखते हैं आकार और पैटर्न पहचानना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बच्चों में स्थानिक अवधारणाओं को विकसित करने के लिए कौन सा खेल सबसे प्रभावी है? तो ये है पजल हल करना, सॉल्विंग पजल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्रमबद्धता की अवधारणा क्या सिखाती है? तो ये सिखाती है वस्तुओं को उनके आकार, रंग या संख्या के अनुसार व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गणितीय संकल्पनाओं में समरूपता का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है यह बच्चों को आकार और पैटर्न समझने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये है संख्याओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब बच्चा यह समझने लगता है कि 5 का मतलब 5 वस्तुएं हैं, तो वह कौन सी संकल्पना विकसित कर रहा है? तो वो कर रहा है संख्या पहचान, नंबर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरे क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके टोटल कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको अलग से एक्सप्लेन करवाना है और किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूपरेखा मतलब पैटर्निंग। रूपरेखा की अवधारणा बच्चों में क्या विकसित करती है? तो ये करती है तार्किक सोच और भविष्यवाणी करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छोटा और बड़ा की अवधारणा किस प्रकार विकसित की जाती है? तो ये की जाती है वास्तविक संख्याओं की तुलना कराना। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक वस्तुओं की तुलना कराना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू प्रमुख कानून कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सही। जितने भी ये दिए गए हैं दोस्तों अधिनियम, ये सभी बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं। जैसे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012। नेक्स्ट है पॉक्सो अधिनियम के अधिनियम मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कितनी आयु तक के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है? तो ये है 14 वर्ष, है ना। 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा कार्यक्रम बच्चों के संपूर्ण विकास और देखभाल के लिए सरकार द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है आंगनवाड़ी योजना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि UNCRC को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में अनाथ और बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो ये है CWC। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बाल संरक्षण से संबंधित 1098 हेल्पलाइन किसके लिए है? तो ये है बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम भारत में अनाथ और बेसहारा बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित है? तो ये है किशोर न्याय अधिनियम 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ द्वारा बाल संरक्षण से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है दोस्तों एंड वायलेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल नीति भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो ये लागू हुई 1974 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्यक्रम बेसहारा और अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए भारत में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है मिशन वात्सल्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाल शोषण और हिंसा से सुरक्षा के लिए भारत में लागू प्रमुख कानून कौन सा है? तो ये है पॉक्सो अधिनियम 2012। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन संरक्षण प्राप्त कर सकता है? तो ये महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में मानव तस्करी से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद लागू है? तो ये है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन उत्पीड़न में महिलाओं का कार्यस्थल पर संरक्षण अधिनियम पॉस किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बाल यौन शोषण से सुरक्षा अधिनियम किस आयु तक के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है
18 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 किस उद्देश्य के लिए है? तो ये है उपरोक्त सभी के लिए, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या मानव तस्करी, इन सभी के लिए भी ये हेल्पलाइन नंबर 1091 है। नेक्स्ट है, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की सूचना न देना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? तो हाँ, यह एक दंडनीय अपराध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1992 में। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पॉस अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो ये करता है यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में महिला हेल्पलाइन 181 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है हिंसा पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बाल तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है ऑपरेशन स्माइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट भारत में किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया है? ये लागू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपको सभी को पढ़ना है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और दोस्तों चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, है ना, क्योंकि हम प्रतिदिन आपको जो परीक्षा है उससे रिलेटेड टोटल 200 के क्वेश्चन देने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन, और जो एग्ज़ाम हो चुके होते हैं तो उनका एनालिसिस भी हम देते हैं। जैसे 8 तारीख को जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस हमने दिया है आपको, तो आप उसके हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछ रहे हैं। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ऑफिस नो प्रॉब्लम के नाम से, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ हम डेली के डेली एग्ज़ाम एनालिसिस डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन लैंगिक हिंसा और शोषण से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करता है दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सशक्त महिला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उपरोक्त सभी है, जितने भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में कौन आते हैं? तो ये आते हैं वे अपराध जिनकी न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष या उससे अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार कौन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सदस्य बन सकता है? तो ये बन सकता है एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत ओपन शेल्टर होम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है लावारिस, शोषित या पीड़ित बच्चों को अस्थायी आश्रय देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार बालक किसे कहा जाता है? तो वह बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसे बालक कहा गया है जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 में। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत यदि कोई बच्चा अपराध करता है और उसे वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो उसकी सज़ा कहाँ काटी जाती है? तो उसकी सज़ा सुधार गृह में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत आफ्टर केयर प्रोग्राम किसके लिए लागू किया जाता है? तो उन किशोरों के लिए जो सुधार गृह से बाहर आ चुके हैं और पुनर्वास की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ICDS योजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 1975 में। नेक्स्ट है कि NCPCR की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCPCR किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये कार्य करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है,
ICDS योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले पूरक पोषण कार्यक्रम में कौन सा पोषण तत्व शामिल नहीं है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैफीन या विटामिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है NCPCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन। नेक्स्ट है NCPCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ICDS योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो ये है मल्टी सेक्टरल अप्रोच, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है NCPCR के अनुसार बाल संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? तो ये निगरानी करता है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और NCPCR, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है समुदाय में बाल देखभाल एवं संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी हो सकता है? तो ये है सामुदायिक बैठकें और बाल सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समुदाय में बाल तस्करी को रोकने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? तो ये है स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों की सतर्कता बढ़ाना। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल देखभाल एवं संरक्षण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रमुख नीति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है दोस्तों समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र विकसित करना। तो ये रहे दोस्तों टोटल आपके 150 क्वेश्चन। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगर किसी आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन को समझना हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन सब का भी भला हो सके आपके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।